अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ जनाब अज़ीम चौधरी साहब गहरी नज़र रखे हुए। और अभी इन्होंने कॉलम लिखा है कि भी अब क्या होने वाला है। तो हर एक शख्स की ज़बान पर सवाल यही है कि जो 9 मई का वाक़यात हुए और फिर उसके बाद जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, और जिस तरह का कल मैसेज आया है हुकूमत की तरफ से भी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोर कमांडर हाउस का दौरा किया और फिर उसके बाद पेशावर के अंदर आर्मी चीफ का खिताब। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए और फिर दूसरी तरफ इमरान खान की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ खुद अदालती जो जज साहिबान हैं वो ये कह रहे हैं वो दिया गया है। तो सूरत हाल कहाँ जा रही है, कैसे सब कुछ जो है वो आगे बढ़ेगा। तो बात करते हैं कि आपको सर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी शुरू होने लगा है, मौलाना फजलुर रहमान भी सड़क के ऊपर आ गए हैं। तो अब ये होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया क़य्यूम। ये बहुत ही संगीन मामला था, इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की हर शख्स को ज़रूरत है। ये हमारे मुल्क की बका का मामला है, ये हमारी ज़िंदगियों का मामला है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये पाकिस्तान के अपने इस्तेहकाम का मामला है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी का मामला है। और अगर पाकिस्तान नहीं तो हम में से कोई कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये जो वाक़या हुआ, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया नैब वालों ने, मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि नैब के कौन से दफ्तर पर इमरान खान साहब के साथियों ने हमला किया। किसी दफ्तर पर हमला नहीं किया। जो इंस्ट्रूमेंट था आगे गिरफ्तार करने वाली फोर्स थी वो रेंजर्स थी। रेंजर्स के किसी दफ्तर पर कोई हमला नहीं हुआ। हाँ, पुलिस के कुछ जगहों पर ये काम किया गया, वो रवायती भी कर ले दिया जाता है, लेकिन ये आर्मी को टारगेट बनाना ये क्या था? ये तो कालअदम TTP का एक एजेंडा है, अब से नहीं देर से है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों को टारगेट करते हैं, कहीं बारूदी सुरंग लगाते हैं, कहीं फायर करते हैं, कहीं बॉम्ब मारते हैं, कहीं उन पर हमला करते हैं, कहीं उनके दफ्तर पर जाकर हमला करते हैं। ऐसे में ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि जो कुछ हुआ बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। और जैसे उनके एक साबिक वफाकी वज़ीर ने ये कहा कि लोगों को जो हदायत दी गई हुई थी उन्होंने उन टारगेट्स को जाके अचीव किया। अब वो टारगेट क्या थे? वो टारगेट थे शहीद, गाजियों की यादगारें, फ़ौज की तनसीबात, फ़ौजी अफसर का आला अफसर का घर, कई घर, GHQ, यानी GHQ पे 2 दफ़ा मियाँ वाली नहीं, वो चकदरा देखें, वो तो उसी दिन हो गया चकदरा में। मुझे तो अमेरिका से एक दोस्त ने जो चकदरा का रहने वाला है, उसने भेजा कि ये चकदरा में ये क्या हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान में ये मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह मैं इसको बगावत से कम कोई लफ्ज़ नहीं देना चाहता कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बगावत की एक कोशिश की गई। और अगर इसमें कुछ देर और रहती तो शायद इसमें ख़राबी हो जाती और फ़ौज को यकीनन आगे बढ़कर इसको रोकने के लिए फ़ायर खोलना पड़ता। और यही वो चाहते थे कि फ़ौज या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का कोई ज़िम्मेदार फ़ायर खोल दे ताकि हमें जनाजे मिल जाएं, और बजाय इसके कि हम उनको मारें वो हमें मारें और हम उस मामले को पॉलिटिकली कैश कर सकें। ये एक रीज़न है। आपको याद होगा कि 1951 में रावलपिंडी साजिश केस था। उस रावलपिंडी साजिश केस में सिविलियंस मौजूद थे और उन सिविलियंस को गिरफ़्तार कर लिया गया था, बावजूद इसके कि उसमें कुछ फ़ौजी और उनकी बीवियां भी शामिल थीं। एक मेजर जनरल साहब थे, उनकी अहलिया भी थी। इसमें जो लोग अब तक गिरफ़्तार हुए हैं उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खालिस्तन सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो सियासी जमात की क़यादत कहलाते हैं और फ़ैसला साजी की हिम्मत रखते हैं, फ़ैसला साजी का इख्तियार रखते हैं। और जो कुछ इमरान खान साहब ने गिरफ़्तारी से पहले बाद जो कुछ भी कहा, वो एक तसलसल के साथ एक मैसेज दिया जा रहा है
जैसे वो तवातर का साथ देते हैं कि मुझे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज मार देंगी। अच्छा, और फिर दूसरी एक और बात जो आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ पे अदालतों में रिलीफ उनको मिल रहा था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिल रहा था, फिर जब ऑर्डर आने की में ताख़ीर थी, इमरान खान साहब जो हैं वो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर बैठे हुए थे और उस अदालत के अंदर बैठे थे, और उस अदालत के अंदर वो जो है वो एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो टारगेट कर रहे थे आर्मी चीफ को। मैं उसको यूँ नहीं कहता, मैं उसको ये कहता हूँ अदालतों का तो इस्तेमाल उन्होंने फिर पॉलिटिकली भी किया ना, वहाँ बैठ के भी मैं किया। इसको और तरह कहना चाहता हूँ, मैं इसको अपनी ज़ुबान में कहना चाहता हूँ, हाँ। साफ्ती ज़ुबान में नहीं कहना चाहता। उन्होंने अदालत के अंदर बैठ के सियासी जलसा किया, अदालत के कमरे में बैठकर, जहाँ वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए थे कि मुझे गिरफ़्तार न किया जाए, चूँकि उससे पहले एक ऑर्डर आ चुका था कि अदालती प्रेमिसेस से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। अगर वो वहाँ किसी को कत्ल कर दें तो क्या फिर भी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा? अगर वो वहाँ बैठ के, ब्लैंकेट तो यही है कि भी आइंदा तब तक तो ये आप किसी मुकदमे में नहीं ये ब्लैंकेट ही क्यों है? ये ब्लैंकेट मुझे क्यों नहीं मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? ये मौलाना मौदूदी को क्यों नहीं मिला था? उनको तो सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। मौलाना अब्दुस्तार न्याज़ी को क्यों नहीं मिला? उनको तो मौत की सज़ा सुना दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भट्टो को क्यों नहीं मिला, जिनको मौत की सज़ा दे दी गई? शेख मुजीब को क्यों नहीं मिला? वो भी तो यही कुछ कर रहे थे ना, तो मुझे बता दिया नवाज शरीफ को भी हाईजैकिंग के अंदर सज़ा दे दी गई। आप जी सज़ाए मौत आपने सुना दी। वो तो दुनिया की ताकतें जो हैं वो भी तो इन चीज़ों को देखती हैं। अब यहाँ मामला क्या है? क्या हम रुके या चल? अजान हो रही तो हम रुक जाए। जी अजान अब ख़त्म होगी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप देखिए, ये जो उनको ब्लैंकेट मिला, इसकी एक मिसाल इससे मिलती जुलती पाकिस्तान की तारीख में मौजूद है। 74-75 में लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी ज़हूर लाई को ये ब्लैंकेट दिया, जब उन पर गाय का चोरी, साइकिल की चोरी, इस तरह की चोरियों के मुकदमे बनते थे। तो ये कहा गया कि जब तक मैं जज हूँ उस वक्त तक ये जितने जुर्म करें आप मुझे आकर रिपोर्ट करें और इनको गिरफ़्तार नहीं करें। यहाँ कोई दरख्वास्त नहीं थी। मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ कहीं किसी दूसरी पार्टी को अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ बुलाया गया, खुशामदीद कहा गया और उन नज़रों से इल्तिजा के तौर पर उनको कहा गया कि आप अल्लाह की मेहरबानी से जाइए, सुरखरू होके जाइए और जाके मज़ीद आग लगवाइए इस मुल्क में। ये मुल्क किसी एक जज का या उसके बाप का नहीं है, ये हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत हमने करनी है। और हम जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जवानी इस काम में गुजार दी कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। कि बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि अब हम हिफाजत नहीं कर सकते, हम बिल्कुल इसकी हिफाजत करेंगे। अगस्त 51 के जो लोग साजिशी थे उनको सज़ाएँ हो सकती थी और उन्होंने भुगती, अब क्यों नहीं होंगी? नहीं, लेकिन फिर उसका एक जो पॉलिटिकल मैसेज जाता है, आप ये देखें ना कि वेस्ट जो है वो उस वक्त के मामले में और अब आपका मुल्क जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, आई डोंट नो कि कौन सी फेक है कौन सी दुरुस्त है, लेकिन वो हैं तो सही कि एक मैसेज जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल कर रही है, नेट बंद है, ये सारा कुछ। तो इसका भी तो फिर एक इम्पैक्ट आएगा। और फिर जो सियासतदानों पे मुकदमात पहले बनाए गए थे, तो क्या उससे वो मामला ठीक हो गए थे? कैपिटल हिल पे क्या हुआ था? उससे ज़्यादा तो कोई चैम्पियन नहीं है ना ह्यूमन राइट्स का। बरतानिया में क्या हुआ था? गुआंतानामो बे, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप निकालें यहाँ से। वो तो कहीं और ले गए, अमरीकी हदूद से बाहर, और वहाँ आपने गैर कानूनी तौर पर कैदियों को रखा, उन पर जबर किया, जुल्म किया, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर दी। तो हम तो अपनी तनसीबात पर हमले की बात कर रहे हैं जिसकी वीडियोस मौजूद हैं। मैं एक बात यहाँ कह दूँ उन सब लोगों से जो शरपसंदी पर उभारे जाते हैं या उभर आते हैं। पाकिस्तान में एक आईडी कार्ड है जिसको CNIC कहा जाता है, उसका एक नंबर है, उस नंबर के साथ मेरे वालिद का नाम भी साथ आता है, पूरा शजरा, मेरा खारा ख़ानदान उससे ढूंढा जा सकता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या है। उनके टेलीफोन ढूंढे जा सकते हैं, उनके एड्रेस ढूंढे जा सकते हैं, उनके कारोबार ढूंढे जा सकते हैं, उनके पेशा ढूंढा जा सकता है,
और अगर कोई शक्ल ब्लर हो तो उस शक्ल को ठीक करके ढूंढना, पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। किसी को शुबा ना रहे कि मैं जाऊंगा और छुपा रहूँगा, ऐसे कैमरास भी मौजूद हैं। और फिर इन इलाकों में तो वैसे ही कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के हवाले से, तो कोई शख्स छुपा नहीं रहेगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें कत्ल भी हुए और उन पर कत्ल का इल्ज़ाम है और उनको कोई गिरफ्तार पहले नहीं कर रहा था। मसलन सूबाई वज़ीर महमूद रशीद साहब को कत्ल का इल्ज़ाम है। जो कुछ एजाज़ चौधरी साहब ने फरमाया, एजाज़ चौधरी साहब के जो ससुर अल्लाह जन्नत नसीब करे मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, मैंने उनके बारे में लिखा, वो अगर आप किसी वक्त उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। मेरे मोहल्लेदार थे, आपके मोहल्लेदार थे, और उनको पकड़ने वाले का नाम था हलाकू खान। वो कितना सख्त अफसर था। उसने ये कहा, मुझसे कहा एक ज़माने में कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिस शख्स से इंस्पायर हुआ पॉलिटिकल आदमी से, वो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद से हुआ, और वो मैं उनकी इल्मियत, सादगियत, उनके तकवा और उनकी उस गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने के तरीके से हुआ। वो इचरे के एक मकान में किराए पर रहते थे और वो एक बहुत बड़ा लीडर था, छोटा लीडर नहीं था। ऐसे हालात में पाकिस्तान के अंदर मैंने तो लिखा, मुझे तो खैर लोगों ने गालियाँ भी निकाली और भी निकाले। एक जनरल साहब ने मुझे कहा कि इमरान खान की पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी, कुछ और की हो जाएगी। मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जनरल साहब आप रिटायर हो चुके हुए हैं, आप इस मुल्क के बहुत सारे मामलात को जानते हैं, मैं एक सहाफ़ी हूँ, अपनी नज़र से देखता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं अपनी नज़र से देखता हूँ। उन्होंने कहा शर्त लगा लेते हैं, तो मैंने उनको कहा अच्छा जी लगा लेते हैं। देखिए होगा अब क्या, जो लोग अबेटमेंट में होंगे, जो एक्टिविस्ट होंगे, जो प्लानिंग में होंगे, यही आर्मी चीफ ने कहा, यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यही चीफ मिनिस्टर ने कहा, यही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कह रही हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कहीं शोर नहीं मचा रही, कहीं तस्वीरें नहीं बना के दे रही कि ये पकड़ लिया जी, चुक लिया जी, रख देता, नहीं, वैसा काम नहीं कर रही। वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। नादरा का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, नादरा फैसिलिटेट कर रहा है और वो जाते हैं और जाके आराम से लेके तशरीफ़ का या आइए ले चलें आपको बाइज़्ज़त तरीके से, क्योंकि अगला सफ़र आपका बहुत कठिन है। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चलेंगे और मेरे हिसाब में तो ये मिलिट्री कोर्ट में भी केस चलेंगे। अच्छा, ये बड़ा जो है ना, ज़ाहिर है इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, जहाँ पे उनकी हदूद हैं, वो ज़ाहिर है कि वो तो आते ही फ़ौज के अंडर हैं, लेकिन ये भी अफवाहें चल रही थी, मतलब मुझे अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि यही जो आपने कहा कि आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमा हो गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई एविडेंस आई नहीं है। बयान करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो तो ये कहते हैं कि जनाब जब ये वाक़यात हुए मैं तो आपकी कस्टडी के अंदर था। बिल्कुल था, ठीक है ना, लेकिन मैं उसकी प्लानिंग पहले करके दे गया हुआ था, जो मुराद सईद ने मुझे बता दी, जो बाबर अवान ने मुझे बता दी, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुझे बता दी, जो एजाज चौधरी ने मुझे बता दी, जो महमूद रशीद के एक्ट ने बता दी, जो बाकी जगहों पर एक्टिविस्ट ने बता दी, मुसर्रत चीमा से कॉल, उस दौरान में कॉल, और फिर ये जो अवान साहब वज़ीर थे, वकील हैं, इनके बारे में जो उन्होंने ख़ुद कहा, तो वो एविडेंस की कोई कमी नहीं है। अदालत में ये साबित करना कि इसमें अबेटमेंट थी, इसमें साजिश थी, इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें एक्ट था, उसके नतीजे में नुकसान हुआ, उसके नतीजे में क्या रेडियो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था? नहीं, लेकिन भुट्टो को भी तो अबेटमेंट में ही तो फांसी दे दी गई, फांसी दे, मतलब वो तो फैसला तो वो नहीं माना जाता ना, आज भी माना जाए। देखें क्रेडिबिलिटी कैसे रहेगी कि हाँ फ्री एंड फेयर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यही तो रूल ऑफ लॉ है। देखिए उस पे बात, अगर आप ताकत के जोर के ऊपर ऐसे करेंगे सजा सुना देंगे, बट इसका इफेक्ट क्या आएगा? हम कहते हैं अब अजमल कसाब जैसे बंदे को जो है वो इंडिया के अंदर ट्रायल किया गया ओपन कोर्ट के अंदर, तो यहाँ भी ओपन कोर्ट लगा देंगे। क्या ये चीज़ें छुप गई हैं? क्या बाला हसार किला जो है वो छुप गया है? क्या उसके आगे पर्दा लगा दिया किसी ने? क्या उसको आग लगी हुई नज़र नहीं आ रही? क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर आग लगी हुई नज़र नहीं आ रही थी? क्या GHQ की आग नज़र नहीं आ रही थी? क्या पेट्रोल बम नज़र नहीं आ रहे थे? क्या पथराव नज़र नहीं आ रहा था? आप पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले लोगों के इलाके में उनकी तनसीबात पर जब हमलावर हों तो ये हमला दुश्मन का हमला तस्वर किया जाएगा, कानूनन भी, अमलन भी, इखलाकी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी।
आप मेरे घर के अंदर आएँ और आके मुझे मारें और मैं आपको उसके जवाब में गोली मार दूँ तो मैं बरी हो जाऊँगा। ये मेरे पास राइट है। मैं एक बात आपसे और कह दूँ, वो ये कि जो कुछ उन्होंने घर जाके कहा और जो जो गाली निकाली और अपनी अहलिया के हवाले से कहा कि वो उसको गिरफ्तार करने आए थे, आप तो भाई जेल में थे, आपको कहाँ से इल्हाम हुआ वो गिरफ्तार करने आए थे? वो आपको बता के गए थे? क्या ऐसी कोई खबर आई थी कहीं से? इमरान खान साहब को एक आदत सी है कि वो सच नहीं बोलेंगे और वो अपने सच ना बोलने की वजह से और इल्ज़ाम लगाने, आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? आप शुरू हुए कहाँ से कहाँ इल्ज़ाम लगाते लगाते आप पता नहीं आर्मी चीफ तक चले गए, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक चले गए, आप दुनिया भर में चले गए, अमेरिका पे चले गए, मुझ पे आगे, आप पे आगे, आखिर में आप आके मोहसिन नकवी बेचारे पे खड़े हो गए। मोहसिन नकवी लिखने पढ़ने वाला एक आदमी है, एक जर्नलिस्ट है, उसका क्या काम है कि वो आपको कत्ल करने की साजिश करे या आपको हटाने की साजिश नहीं करे? वो तो ठीक है, वो सारा कुछ है। अब वो तो अब मैं वो ट्रायल की बात आपको कर रहा हूँ। हाँ, देखें, जो ट्रायल होगा उस ट्रायल पे अपील का हक होगा और जहाँ आप अपील भी आएंगे तो वो अपील तो ओपन कोर्ट में होगी। नॉर्मली तो एटीए का ट्रायल जेल में होता है, बहुत कम होते हैं जो बाहर होते हैं, लेकिन जिन लोगों का जहाँ भी ट्रायल होगा उनका राइट होगा कि वो वहाँ वकील पेश दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ही होता है ना, यहाँ यही पे होता है एटीए की है ना। जी। तो हाँ, जहाँ वो भी लोअर कोर्ट भी वहीं पे होगा ना। जहाँ लेकिन भी वो हो, केसेस जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर तो लग सकता है, मतलब आर्मी एक्ट में। पाकिस्तान के जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो गए, हाँ। वो तो मौजूद है ना। आर्मी एक्ट भी मौजूद है, इसी तरह नेवी एक्ट भी मौजूद है, इस तरह एयरफोर्स एक्ट भी मौजूद है, इस तरह तनसीबात को नुकसान पहुंचाना भी मौजूद जब है। देखें ना, दहशतगर्दी की दफात भी मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि दहशतगर्दी क्या है, वो तकरीबन ये जो वाक़यात हुए उसके ऊपर पूरी उतरती कि फ़ौजी तनसीबात या मिलिट्री तनसीबात या फ़ौज या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भाई हमले। एपीएस में क्या था? तो जी हाँ, तो क्या ये एपीएस से कम हुआ? क्या वहाँ खातून नहीं थी? क्या वहाँ बच्चा नहीं था? क्या वहाँ फौजी नहीं था? वहाँ क्या था एपीएस में? जीएचक्यू में क्या हुआ था जिसमें 2 दिन 3 दिन लग गए थे? जवान ही थे ना। तो जो उनके साथ हुआ वो बाकियों के साथ भी हो जाएगा। और बाकी रह गई सियासत। सियासत तब होगी जब अमन व अमान होगा, और अगर आप अमन व अमान रहने देंगे तो इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, अदरवाइज इलेक्शन और लेट हो जाएगा। इन हालात में आज कितनी तारीख है? आज 14 आज मई। आप पोलिंग आज के इलेक्शन रिजल्ट्स होना आने था। थे। हाँ, हाँ, वो शाम को आ जाएंगे, रात को तुर्की से रिजल्ट, हम उन्हीं को मान लेंगे। यहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सका। अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर पे, किसी वजीर पे, कैबिनेट पे, पार्लियामेंट पे तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं तो कल पार्लियामेंट के अंदर तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी आ जाएगा। हाँ, नहीं वो भी आ जाएगा, लेकिन जो है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आना है, मतलब देखिए, हम अगर आप एक जत्थे की पॉलिटिक्स जो है उसको नेम करते हैं तो मतलब ये दूसरी तरफ भी तो वही कुछ नहीं होने जा रहा है अब के भी। अब लग ऐसा रहा है कि दोनों ठीक कर रहे हैं, मतलब नहीं। जो आदमी कंफ्यूज है, जो आम वोटर जो है वो कंफ्यूज है, वो कहते हैं लग तो ऐसे रहा है कि दोनों ठीक कर रहे हैं। अगर ये गलत 11-12 महीने है, से, अगर इमरान खान साहब की सियासत गलत है तो मौलाना फजलुर रहमान की ये वाली सियासत दुरुस्त है। 11, 12, 13, 14 महीने से तो मौलाना फजलुर रहमान जुलूस नहीं निकाल रहे थे। आपने अदालतों ने ये कहा कि ये पॉपुलर लीडर है, आप बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो मुझे आप चैलेंज कर रहे हैं कि मैं लीडर नहीं हूँ, तो मैं कल साबित करूँगा कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मेरी फॉलोइंग ज़्यादा है। कितने लोग सड़कों पर निकले इमरान खान की हमायत में? जुलूस कितने निकले? नहीं वो तो शरपसंद निकले, पॉकेट्स के अंदर जो है मारधाड़ ग्रुप निकला। शरपसंद निकले। और ऐसे लोग निकले जिन्होंने कहा कि यहाँ हमें आज़ादी दो या हमें मौत दो, तो उन्होंने मौत तो नहीं दी। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आज़ादी अभी लेके घर जाओ लेकिन कानून का सामना करो। जिस वक्त ये कानून इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर बात समझ आ जाएगी लोगों को कि जिसने गिरफ़्तार होना है उसको ना नौकरी मिलेगी, ना शनाख्ती कार्ड उसके पास रहेगा, ना पासपोर्ट उसके पास रहेगा, ना उसकी तालीम उसके काम आएगी, ना वो गैर मुल्क में जा सकेगा। वो एक मफलूज शहरी हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो दहशत गर्दी का मुर्तकिब हुआ। जी बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत अहम बात है जो कि समझनी चाहिए। जाहिर है कि पॉलिटिकल राइट्स के लिए अपना हक जो है वो हासिल करने की बिल्कुल ज़रूर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एहतजाज भी करती हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज देती हैं, कानून के दायरे के अंदर एहतजाज होता है। मार धाड़ से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है।
इस पे भी कह दूँ कुछ? हाँ। देखें, ये जो अरब स्प्रिंग थी, हाँ। ये तशद्दुद से शुरू हुई थी। क्या आज लिबिया के हालात ठीक है? क्या सूडान के ठीक है? क्या शाम के ठीक हैं? क्या उर्दन के ठीक हैं? क्या ट्यूनिस के ठीक हैं? क्या मिस्र के ठीक हैं? तशद्दुद के ज़रिए अच्छी हुकूमतें नहीं बनती। अच्छी हुकूमतें बेहतर इंतखाब और इंतखाब के नताइज को तस्लीम करने से बनती हैं, और उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है। तो मंडे ऑनवर्ड आप क्या देख रहे हैं? बस मुकम्मल करें ताकि हम काफ़ी रात हो गई। देखिए, जैसा आप मेरे साथ सलूक करेंगे मैं वैसा आपके साथ सलूक करूँगा, और पार्लियामेंट बालादस्त है। टिट फॉर टैट जी। तो देखते हैं कि अब कहाँ तक बात पहुँचती है, क्योंकि बात तो बहुत दूर तक चली गई है। जिस तरह से ऑडियो लीक्स आई हैं, जिस तरह से खुश आमदेद से और बेस्ट विशेस से और फिर ब्लैंकेट कवर देने के हवाले से, ठीक है हुकूमत ने कह दिया आपके फैसले हैं, हम आपको वो करेंगे, लेकिन हमने फिर पकड़ना है और ये मामला रुकेंगे नहीं। जाहिर है कि जब हर चीज़ जान के ऊपर आ जाए तो फिर सबसे पहले जान बचानी जो है वो 4000 तो गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, तो वो गिरफ्तारियाँ हैं, वो ट्रायल भी होने हैं और फिर वो सारा कुछ चलेगा और वो सज़ा भी होगी। जाहिर है सज़ा उनको जो कि मुर्तकब हुए हैं किसी भी एक्ट के, तो रूल ऑफ लॉ कैसे कायम होगा, डिफाइनिंग मोमेंट है ये वाक़तन पाकिस्तान के हमने देख रहे हैं कि यहाँ ये वो डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं जिनसे हमने आगे चलना है। और जाहिर है कि सबकी बका इसी में है कि कानून की हुक्मरानी हो, और कानून ही की हुक्मरानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, बंदूक की नहीं। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए।